नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का ये वीडियो जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, कुछ हफ्ते पहले मैंने बनाया था और इसे मैंने बहुत ख़ास स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। हम लोग एक कोर टीम बना रहे हैं ज़ेनोगीज़ की। आप अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर नए स्टूडेंट हैं तो भी, इस साल 2024 में मैं तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को पिकअप करूँगा और उनको पर्सनली ट्रेन करूँगा टू बी अ ज़ेनोगी। तो इनके लिए कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये उसी का एक इनिशिएशन प्रोसेस है। इसमें कुछ बहुत बारीक चीज़ें हमने आपको बताई हैं, सिखाई हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें एकदम नई हों, बट मैं आपसे चाहूँगा इसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद अगर आप एडवांस प्रैक्टिसेस में जाना चाहते हैं तो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होकर के जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ख़ास तौर से एक एनर्जी के बारे में बात की है और पतंजलि की योग सूत्र की शुरुआत भी की है। 2030 तक मुझे 100 बिलियन ज़ेनोगीज़ चाहिए पूरी दुनिया में, और वो काम हम सब मिल करके करेंगे, ये 1000 ज़ेनोगीज़। तो उनके लिए ये वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन फॉर हायर स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक योगा। फ़िलहाल जो भी हम तरीका यूज़ करते हैं सोचने के लिए, बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी, इनफैक्ट सबसे पहले तो सोचने के लिए ही। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बना रहे, खाना बना रहे हैं और सब्जी सड़ी हुई है, तो आप जब ख़राब सब्जी लाएंगे तो पकेगी भी ख़राब और बनेगी भी ख़राब। तो आपके ब्रेन में से वो रॉ मटेरियल जब बाहर निकलता है, आपके मुंह में से बाहर निकलता है, वो ही गलत है। और वो खाली सड़ा हुआ नहीं है, वो ख़तरनाक है। इसलिए आपको सीखना होगा द टेक्निक ऑफ करेक्ट थिंकिंग। हम लोग अभी सुबह सुबह ही मैं देख रहा था, ये चीज़ केवल बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है, हर किसी में है। आप बता रहे थे लोग कायदे से एक दूसरे से बात नहीं करते, बदतमीज़ी से बात करते हैं। माँ बाप बच्चों से बात करना चाहते हैं तो बता ही नहीं पाते वो क्या बोलना चाहते हैं। बच्चे सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तब भी वो काम नहीं कर पाते जो वो असल में करना चाहते हैं। तो ये सब क्यों है? बिकॉज वी डोंट नो द टेक्निक ऑफ करेक्ट थिंकिंग। करेक्ट थिंकिंग का टेक्निक नहीं जानते। इस पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं योग पे, और सभी लोग बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको योग में करनी चाहिए। किताबें कहती हैं योग, संयोग। योग मतलब होता है जोड़ना। अरे गणित में योग है ना, योग मतलब एडिशन। अच्छा, यहाँ पर सीरियसली जानना चाहते हैं आप लोग ना, योग मतलब क्या? मैं वो बता रहा हूँ जो भगवान कृष्ण को पता था, अर्जुन को नहीं पता था। भगवान कृष्ण को पता था, इसलिए वो भगवान थे। योग मतलब जोड़ना, लेकिन सवाल ये है किस चीज़ को किस चीज़ से। कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को योग शब्द में, आप यहाँ तक कि चैट जीपीटी से भी जाके पूछ लीजिए, योग मतलब ठीक है जोड़, लेकिन किस चीज़ का किस चीज़ से, उसको भी नहीं पता। लोगों को नहीं पता, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं इररिस्पॉन्सिबली। ये ऐसा ऐसे आप मुझसे आके पूछें, बड़े पापा चाय कैसे बनता है, तो मैं बोलूँ पानी में थोड़ा सा नींबू डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, चाय बन गई। कुछ डालना ही तो है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अब सुनिए, जो साइंटिफिक योगा है, जिसको लोग एक्चुअली खुद प्रैक्टिस करते हैं अकेले, और जिसके ज़रिए वो हायर सेंटर्स में पहुंच सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच सकते हैं, वो कहता है योग मतलब ज्वाइन करना। किस चीज़ को किस चीज़ से? दो चीज़ें ज्वाइन होती है इसमें। सबसे पहला इंडिविजुअल अवेयरनेस। क्या ज्वाइन होता है? इंडिविजुअल अवेयरनेस। ये क्या होता है? किसी एक की अवेयरनेस। हमारा माइंड। आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो इंडिविजुअल अवेयरनेस यूज़ करते हैं। और ये कैसा होता है इंडिविजुअल अवेयरनेस? इसकी क्वालिटी होती है बड़ी ख़तरनाक क्वालिटी। आज मैं शाम को बड़ी मम्मी को लेकर गया था डॉक्टर के पास। उनके दांतों में दर्द हो रहा है, ऑलमोस्ट 2-3-4 महीने से हो रहा है। तो एक डॉक्टर के पास पहले गया था, एक के पास आज गया, और जैसे ही वो घुसी ऐसा हो गया उनका चेहरा
क्योंकि उसका क्लिनिक बहुत साफ नहीं था, एकदम टिप टॉप नहीं था। चली गई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर भी अपना ऐसे ऐसे बात कर रहा है, खाली गुटखा नहीं खाता था, बाकी सब उनको पसंद नहीं आया। जिस चीज़ को वो पसंद नहीं आया वो कौन सा माइंड था? इंडिविजुअल अवेयरनेस, या तो हम कह सकते हैं सिस्टम 1। जिस माइंड को गुस्सा आता है, जो माइंड अनकंट्रोलेबली जेलस होता है, आपने खाना खा लिया, नींद आ रही है, वो माइंड। इमोशंस आते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल माइंड है। इस समय हमारे पास इंडिविजुअल माइंड ही है। और मैं इंडिविजुअल माइंड मतलब कहता हूँ सबसे कानी उंगली, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करिए, कुछ उठाने की कोशिश करिए, इस माइंड से बहुत मुश्किल है कोई चीज़ समझ पाना। इसीलिए आपको योग की ज़रूरत है। और एक तो इंडिविजुअल माइंड है हमारे फिजिकल बॉडी का, ऐसे ही 2 और इंडिविजुअल माइंड्स हैं। एक है हमारे एस्ट्रल बॉडी का, एक है मेंटल बॉडी का। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। मैंने कहा इंडिविजुअल माइंड फिजिकल बॉडी का, इंडिविजुअल माइंड मॉलिक्यूलर बॉडी का। ये मॉलिक्यूलर बॉडी क्या होता है? जब हम सपने में जाते हैं। एक्सीलेंट। जब हम सपना देखते हैं उस समय क्या हम सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। लेकिन क्या उस समय हमारे पास बॉडी होती है? कोई बॉडी तो होती है। अगर बॉडी है तो उसका एक कनेक्टिंग माइंड भी है। उसके लिए तो आपको मेरी एक सीरीज़ देखनी चाहिए, जिसमें एक बंदा, उसको डॉक्टर ने हिप्नोटाइज़ किया और वो जाता है हायर प्लेन्स में, डेथ के पार देख पाता है। उस बुक का नाम है जर्नी ऑफ द सोल्स। इसमें डॉक्टर ने उसको पूछा, मरने के बाद उसको चोट लगी थी गर्दन में, तो एक औरत थी जो पिछले जन्म में चली गई थी, बोलती चोट नहीं लगी, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे पति मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, बॉडी से अलग हो गई हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ, आसपास में अंधेरा है। ऐसे ही करके वो जा रही थी। उस समय उसके पास एक बॉडी थी और एक माइंड था। आज मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉडी का भी एक माइंड होता है। जैसे फिजिकल बॉडी का ब्रेन होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर बॉडी का माइंड होता है। ठीक ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी होती है जो डीटीज़ के पास होती है। गणेश, शंकर या इस टाइप के जो एनर्जीज़ हैं वो कभी भी फिज़िकल बॉडी में नहीं आते। आप अगर कभी उनको दर्शन भी करेंगे तो फिज़िकल बॉडी हड्डी में या मांस में उनको नहीं देखेंगे। उनका होता है फिजिकल नॉट मॉलिक्यूलर बॉडी, उनका होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, और उसका भी एक माइंड होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक घर का एक मालिक होता है, ऐसे ही एक बॉडी का ब्रेन होता है। 3 बॉडीज़ हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। एस्ट्रल मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? इसको यहाँ बोला गया है फिजिकल, एस्ट्रल एंड मेंटल बॉडीज़। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि मेंटल, माइंड, बॉडी ये सब चीज़ें सिमिलर जैसी लग रही हैं। तो इन तीनों का इंडिविजुअल माइंड होता है। जैसे आपका फिजिकल बॉडी का माइंड अलग होगा, आपका मॉलिक्यूलर बॉडी का माइंड अलग होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का माइंड अलग होगा। तभी कभी हमें सपने याद नहीं होते अपने, क्योंकि हमने जो कुछ भी बॉडी के माइंड से देखा है। एग्जैक्टली जो भी हमने सपने देखे हैं वो फिजिकल मॉलिक्यूलर बॉडी के माइंड से देखा है, और जब हम यहाँ जगते हैं तो उसका फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता, इसलिए हमको याद नहीं रहता। और अगर याद भी रह जाए हमको समझ में नहीं आता उसका मतलब। सबसे मुश्किल चीज़ है समझना सपनों को। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हम किसी करंट सिचुएशन में हैं, जैसे हम किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं या खुश हैं, वैसे ही सपने हमें क्यों आते हैं? वो एक तरीके से लोग कहते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हम इस टाइम पे क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका फ्यूचर बताता है वो। हमारा माइंड हमेशा हमको हमारे बारे में बताता है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा बताता है। तो वो तो मॉलिक्यूलर बॉडी का माइंड है। हाँ, लेकिन वो किसकी बॉडी है? वो भी हमारी बॉडी है। दिक्कत ये है कि ये तीनों बॉडीज़ कनेक्टेड नहीं हैं। वही तो योग कर रहे हैं हम लोग। पर अगर कनेक्ट हो गई तब क्या होगा? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट।
इसी को बोलते हैं योग, जोड़ना। तब आपके लाइफ में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई सफरिंग नहीं होगा, आप हर चीज़ जान जाएंगे, आप कभी भी मरेंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों बॉडीज़ जब इकट्ठी होती हैं तब एक चौथी चीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं। किसके साथ? डिवाइन फ्रैगमेंट को बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और डिवाइन फ्रैगमेंट। तो यहाँ दो पार्ट में बोला गया है, जब हम योग करते हैं तो एक तरफ होता है माइंड, एक तरफ होता है सोल या डिवाइन फ्रैगमेंट। अब इस माइंड में भी 3 माइंड्स होते हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, सबके अपने अपने माइंड है। और एक होता है दुनिया का सबसे ताकतवर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया? योग मतलब ये 2 चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन ये जोड़ने वाला मटेरियल क्या है? मतलब वो कौन सी चीज़ उसको कनेक्ट करता है? हाँ, अगर आप अभी टाइल्स चिपका रहे हैं तो छत से टाइल्स को चिपका रहे हैं तो किस चीज़ से चिपका रहे हैं? सीमेंट से, बालू से, है ना? तो ऐसे ही वो सीमेंटिंग मटेरियल क्या है जो आपके इस माइंड को उस कॉस्मिक माइंड के साथ जोड़ता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है? बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्या है? जो चीज़ जोड़ती है इन दोनों को, उसका नाम है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेड 1। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इस दुनिया की नहीं है, अगर इस दुनिया में आती है तो आ ही नहीं सकती। ये ऐसे ही है जैसे कि आप पानी में हवा डालें, नहीं डाल सकते आप, निकल जाएगा। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक एसेंस आता है। एसेंस मतलब उसका एक छाया, परछाई, किससे निचोड़? उसका निचोड़। लेकिन वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो होता है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक खास टाइप की एनर्जी है जो अवेयरनेस जैसी नहीं है। अवेयरनेस में क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास फिजिकल बॉडी में अवेयरनेस है, इनफैक्ट फिजिकल बॉडी में खाली अवेयरनेस ही है। हमारी जो फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस है वो फ्लिकरिंग है, लेकिन डिस्टर्ब हुआ ये हमारी अवेयरनेस की वजह से। अभी गरिमा बोल रही है कि मुझे आज थोड़ा सा डिस्टर्ब फील हो रहा है, जिनों का पढ़ना चाहिए। वो डिस्टर्ब्ड क्यों फील हो रहा है? बिकॉज अवेयरनेस क्या है? दिए की लौ की तरह है। ज़रा सा फूका, खूब ज़ोर से हिलता है। हमारी अवेयरनेस भी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ से भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस अवेयरनेस को एक तरह से रस्सी की तरह बांधता है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। किस चीज़ से? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। ऐसे समझिए कि हमारा अवेयरनेस, बॉडी का अवेयरनेस एक पतला सा, बहुत पतला सा धागा है जो दिन में कम से कम हज़ारों बार टूटता है। हर बार टूटता है, हर बार गांठ बांधते हैं उसको, फिर टूट जाता है। एज इफ रेत का बना है, पानी का बना है। ये जो कनेक्शन है, ये हमारा अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस बेसिकली मैं आपको देख रहा हूँ, फिर तब तक से आपको देख रहा हूँ, फिर 2 मिनट में मुझे वीडियो देखने का मन करेगा, फिर मैं किसी से बात करूँगा, फिर चिंता करूँगा, कुछ ऐसे ही हमारे अवेयरनेस यहाँ से वहाँ। बट ये चीज़ तो ज़रूरी है ना होना। फिजिकल, जब तक फिजिकल बॉडी है तब तक ज़रूरी है। जब आप ये बोलते हैं मुझे अब फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, ये दुनिया सफरिंग है, अब मुझे फ्री होना है, तब इस अवेयरनेस को यहाँ फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकल बॉडी से हटाकर कहीं और ले जाना होगा। नहीं तो क्या होगा? आप मरेंगे और इस टेम्पररी अवेयरनेस के साथ मरेंगे और फिर आप फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपकी अवेयरनेस अभी फिजिकल वर्ल्ड की ही है। आपने एकदम सही कहा कि अवेयरनेस ज़रूरी है, हमारा फ्लिकरिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन तब जब आप केवल फिजिकल वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, रमण महर्षि, क्या उनके लिए अवेयरनेस ज़रूरी नहीं थी? वो बैठे हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक ध्यान ही कर रहे हैं। उनको तो कीड़े मकोड़े काट रहे थे। एक बार तो कुछ बच्चों ने उठाकर उनको उनकी गुफा में से उठाकर कहीं और रख दिया, उनको पता भी नहीं चला। तो क्या उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं थी? उनकी अवेयरनेस बंध गई थी। किस चीज़ के साथ? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ। और कौन सी मटेरियल से? एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो भी ग्रेड 1, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन खाली इतने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ चीज़ें चाहिए। रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, और मोहरंग चाहिए टाइल्स को चिपकाने के लिए, पानी चाहिए। यहाँ पर चाहिए एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल विल, एक ऐसा विल पावर
जो स्पिरिचुअल विल होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो कर पाते हैं, भगवान भरोसे है, हमारे भरोसे थोड़ी है। लेकिन स्पिरिचुअल विल इतना सॉलिड होता है कि वो जब डिसाइड करता है, जिस आदमी की तरह स्पिरिचुअल विल होता है, जब वो कुछ डिसाइड करता है तो वो होता ही होता है। तो आपको वो टॉप क्वालिटी की स्पिरिचुअल विल चाहिए। मतलब पहले के टाइम पे जैसे कि जो भगवान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके पास स्पिरिचुअल विल ज़्यादा था। जैसे राम भगवान को वनवास के लिए भेजा गया तो वो चले गए। नहीं, इसमें थोड़ा सा आप जो सवाल पूछ रही हैं, आप कह रही पहले के टाइम पे लोगों के पास स्पिरिचुअल विल ज़्यादा था। स्पिरिचुअल विल पावर के 3 ग्रेड्स हैं। एक न्यूट्रल विल जो हम सबके पास है। न्यूट्रल विल मतलब उसके आँख के सामने जो होगा, अगर उसकी आँख को, उसके मन को वो एक्साइट करेगा तो वो करेगा। हमारे आँख के सामने अगर खाना रखा है, पनीर रखा है, लड्डू रखा है, मिठाई रखी है, हमको पता भी है वो नुकसानदायक है, फिर भी हम खाएंगे। और धीरे धीरे ये न्यूट्रल विल इतना कमज़ोर होता है कि अगर उसके सामने उसके दोस्त शराब पी रहे हैं तो वो भी एक आध बार ट्राई करेगा, फिर वो पीना शुरू कर देगा। ये है न्यूट्रल विल। इसके बाद इससे थोड़ा सा हायर क्वालिटी का आता है मटीरियल विल। मटीरियल विल मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा खासा विल पावर। जिसमें कुछ लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ लोग हैं जो जैसे वैभव आजकल फिल्म बनाने की सोचता है तो कुछ लोग सोच पाते हैं, कुछ लोग बुक लिख पाते हैं, कुछ लोग रोज़ सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं। मतलब एक ही काम को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं। इस समय हम चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग मटीरियल विल श्रवण का होगा और उसके बाद थोड़ा मेरा होगा। मटीरियल विल मतलब इस दुनिया में कुछ करने की इच्छा शक्ति। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। थकता कम है मटीरियल विल वाला, थकता भी है तो मन से नहीं थकता, बॉडी से थकता है, आराम करता है, फिर उठ जाता है। ऐसे लोग मोटिवेटेड होना चाहते हैं बार बार। ऐसे ही बच्चे हैं जो जा के यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी के और मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं ताकि फिर जोश से भर जाएं और फिर जाकर तैयारी करें। इनसे नीचे वाले जो विल पावर होते हैं, जो न्यूट्रल विल वाले, बोलते हैं हमको नहीं सुनना, हमको 100 बार सुन चुके, कोई फ़ायदा नहीं होता। न्यूट्रल विल वालों को धक्का मार मार के काम कराना पड़ता है। जैसे हमारे सारे कलेक्शन के बच्चे न्यूट्रल विल वाले हैं, काम से बचते हैं। और ऐसा भी होता है, रात को हम न्यूट्रल विल में होंगे, जब किसी के कांटेक्ट में आएंगे कोई ऐसा इंसान जो मटेरियल विल वाला है तो उसके साथ में हमारे अंदर भी मटेरियल विल आ जाएगा। उसको मेहनत करता हुआ देख देख कर हमारे अंदर भी जोश आ जाएगा। और फिर हम में से ही बहुत रेयर कोई होता है जिसके पास होता है स्पिरिचुअल विल। स्पिरिचुअल विल क्यों? उसकी इच्छा शक्ति होती है नॉट फॉर फिजिकल वर्ल्ड, नॉट फॉर सेंसेस, बट फॉर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट। वो रमण महर्षि है। तो जब तक आपके पास एक स्पिरिचुअल विल नहीं होगा, आपके पास एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो भी ग्रेड फर्स्ट, हमारे पास जो थोड़ा बहुत आता है वो ग्रेड 3 है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का। जैसे सोना जानते हैं, सोना जब खदान में से निकलता है तो पीला पीला नहीं होता, वो गंदा होता है, लोएस्ट ग्रेड का होता है। कैरेट जोड़ा जाता है, 24 कैरेट, 20 कैरेट, उसको सफाई की जाती है। तो सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी में बनता रहता है थोड़ा थोड़ा स्वादिष्ठान चक्र पे और मूलाधार चक्र पे। उसको साफ करना होता है और स्पिरिचुअल विल के ज़रिए आप इसको जोड़ते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, और तब आपको ऐसा फीलिंग होता है कि जो मेरी लाइफ है और जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो सही में जी रहा हूँ। अचानक से आपको फील होता है कि मैं बहुत मीनिंगफुल चीज़ कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति पूरी ज़िंदगी लेक्चर देते रहे और वो बोलते थे मेरे सामने कोई नहीं होगा तब भी मैं लेक्चर दूंगा। बोलते थे मैं चिड़िया की तरह हूँ, जैसे चिड़िया चूचू करती है ऐसे ही मैं अपनी बातें बोलता रहूँगा, आप सुने चाहे ना सुने। वो था मीनिंगफुल लाइफ। उनको कुछ रियलिटी दिख रही थी और वो दुनिया को बताना चाहते थे। तो ये तो है योग। मास्टर्स कहते हैं अगर आपने इस ज़िंदगी में अपने डिवाइन फ्रैगमेंट से, अपने ट्रांसेंडेंटल टीचर से मुलाकात नहीं की तो आपने महायाना मेडिसिन बर्बाद कर दिया। महायाना मेडिसिन मतलब ये बॉडी जो आपने लिया है इसको कुछ टाइम के बाद मरना होगा। अगर आपने मरने से पहले अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ में कांटेक्ट नहीं किया तो आपने फिज़िकल बॉडी को मेडिसिन कह रहे हैं, एक दवाई है, और ये दवाई आपने वेस्ट कर दिया। ऐसे समझिए किसी ने आपको एक टिकट दिया कि जाओ, वो एक घर है, बड़ा सा एक बिल्डिंग है, उसके अंदर में
सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी तुम्हें मिलना है, और आप वहाँ गए और बिल्डिंग के ऐसे ही चपरासी से मिल के चले आए या कोने में बैठ के चले आए, फिर वापस आए, फिर से आपको टिकट दिया गया, फिर से आप अंदर गए, फिर से आप भूल गए। आप एक दवाई खाते हैं, ऐसे कैप्सूल खाते हैं, सोचिए आपने कैप्सूल खाया और पॉटी में से एज इट इज़ कैप्सूल बाहर निकल गया, तो क्या कैप्सूल ने किया? कुछ नहीं किया। तो हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में हमने आने के लिए एक बॉडी पहना और फिर बॉडी एज इट इज़ बाहर लेकर गए, छोड़ दिया, खाली कचरा इकट्ठा किया। बेचारा आदमी इतना बदकिस्मत है कि वो किताबें की किताबें पढ़ लेगा, लेकिन उसको ओरल इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते। जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक पहुँचेंगे, उसके बाद आगे का स्टेज आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार पे आपको मिलता है ओरल इंस्ट्रक्शन। आपके डिवाइन फ्रैगमेंट आपको खुद चूज़ करके इंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एनलाइटन हो जाते हैं ना, उनसे हम लोग इतना मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, हमको लगता है ये सच में यही भगवान है, बट एक्चुअली वो भगवान नहीं है। उनको मिला है ओरल इंस्ट्रक्शन। साईं बाबा, नानक, कबीर, ये सभी लोग गुरु की खूब बखान गाते हैं। तो वो गुरु कौन है? उनका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो उनको देता है ओरल इंस्ट्रक्शन। इसलिए जब ये लोग दुनिया के बारे में बताते हैं तो हम लोग लगता है इनको कैसे पता है ये सब चीज़, क्योंकि उनको दिया है गुरु ने ओरल इंस्ट्रक्शन, और उसी से ही आप अटेन कर सकते हैं, आप एनलाइटन हो सकते हैं, उसके बिना नहीं। पतंजलि का योग सूत्र बहुत बढ़िया है साइंटिफिक योगा के लिए, जिसको कि कुछ लोग कहते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। शुरू में पतंजलि के योग सूत्र को 4 किताबों में लिखा गया था, लेकिन उसको फिर से रीअरेंज किया है दुनिया के लिए। उसमें से पहला सूत्र थोड़ा मुश्किल है, ये कवर करके आज क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहला सूत्र पतंजलि योग सूत्र क्या कहते हैं? दीज टू कॉन्शियसनेस एंड फॉर्म आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। ये दोनों अलग अलग हैं और डिस्टिंक्ट हैं, दोनों की क्वालिटी भी अलग अलग है। जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हम लोग अलग अलग हैं, ऐसे ही एक ही आदमी की। इसलिए आपको जब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होता है, पता ही नहीं चलता। ये दो चीज़ें, चेतना और शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं और सेपरेट हैं। दो फॉर्म्स में बी सिमिलर, द कॉन्शियसनेस में फंक्शन ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीइंग। ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का रूप, फिजिकल बॉडी सिमिलर हो, जैसे अभी भी ऐसा होता है यहाँ पर भी, आप तीनों भाई बहन एक ही लेवल पे दिखते हो। ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। आप और वैभव 2-3 साल का डिफरेंस है, वैभव और शीश में 2-3 साल का डिफरेंस है, लेकिन काम क्या करते हैं? वीडियोस देखते हैं सेम टाइप के, फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग हैं जिनका कॉन्शियसनेस बहुत हाई होता है। रमण महर्षि और हमारी बात हो रही है। रमण महर्षि को अगर आप देखें और हम लोगों को देखें तो आप कहेंगे है तो हमारे सा आदमी, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाइटेंड लेवल से कनेक्टेड। ये तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं दिखता हूँ 2 हाथ और 2 पैर वाला, लेकिन मैं ये हूँ नहीं। ये तो ऐसे ही, ऐसे कि एक बाल्टी में हम समुद्र का पानी ले आए और बोले समुद्र ऐसे ही होता है। एक बाल्टी में अगर आप समुद्र का पानी ले आइए तो क्या समुद्र के पानी की क्वालिटी उसमें होगी? लेकिन क्या वो समुद्र है? यही कह रहे हैं कि आपके अंदर समंदर है, और उसी समंदर को जानने के लिए यू हैव टू लर्न योग। समझ में आ रहा है? चलिए कल पढ़ते हैं और, ठीक है।